वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपका जो पूरा सिंगिंग करियर है उसकी तो बात करेंगे, लेकिन इब्तिदा हमने सुना कि आपने अदाकारी से की थी, तो क्या अज़ाइम कुछ और थे, सिंगिंग की तरफ हादसाती तौर पे आ गए, क्या सिलसिला था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वालों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा। एक्चुअली होता है ना कि बचपन में हर बच्चा अपने माँ को नदीम की तरह लगता है, वहीद मुराद की तरह लगता है, मोहम्मद अली की तरह लगते थे। जब मैं 76 में कराची आया हूँ, मेरी पैदाइश रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सखर। तो मुझे शौक़ तो हीरो बनने का था, लेकिन जब मैं आया हूँ कराची तो यहाँ कोई पुरसाने हाल ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो कराची ऐसा था कि जैसा कराची वालों के लिए अमेरिका हो। वहाँ से 76 में मैं आया हूँ कराची। मेरी जॉब लगी थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, एजी सिंध में। उस ज़माने में हमारा ऑफिस होता था आर्ट काउंसिल वाली गली है ना, वहाँ जहाँ आज भी नारियल वाला बैठता है। मैं तो उस वक्त जो है ना रहता था लांडी स्टेशन का नाम सुना होगा? जी। लांडी स्टेशन पे ना रेलवे के क्वार्टर थे ऐसे ना, जी। तो उसमें एक मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, तो उनका क्वार्टर था, तो उनका ट्रांसफ़र वहाँ रोड़ी हो गया था, वो खाली था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बाबा ने कहा कि बेटे ने रहना है, तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, अब रहें। वहाँ से लोकल ट्रेन पे बैठता था और सिटी आके उतरता था। सिटी स्टेशन से मैं पैदल आता था आर्ट काउंसिल से। 4-5 बजे तक हमारा ऑफिस होता था। उसके बाद फिर वहाँ से पैदल सिटी स्टेशन, और सिटी स्टेशन से वहाँ। ये थोड़ा सा जब अरसा गुजरा, तो अब मैं तो आया था आर्टिस्ट बनने के लिए। अब टीवी स्टेशन वहाँ से बहुत दूर था, टीवी कैसे जाएं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद हमारा ऑफिस वहाँ से डॉन न्यूज़ का ऑफिस है ना, उसके अंदर पेट्रोल पंप के पीछे वाली बिल्डिंग पे आ गया। वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहा, वहाँ से तारक रोड आ गया मैं। अब तारक रोड से मेरे लिए ईजी था टीवी स्टेशन, तो मैं वहाँ से टीवी स्टेशन जाता था और ऐसे करके बैठ जाता था बाहर जाके। बाहर घास लगी होती थी साइड पे ना, जिस साइड पे आजकल बैंक है ना, पहले गेट उधर होता था। ऐसे बैठ जाना जाके, सबको देखना, मेरे सामने सारे सीनियर आर्टिस्ट आ रहे जा रहे, तो मैं उनको देखता था और दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी कब बारी आएगी तो मैं टीवी स्टेशन के अंदर जाऊँ। इंतज़ार करते करते 3 साल हो गए। 3 साल तक बाहर खड़ा रहा मैं, अंदर जाने की ट्रेनिंग हुई थी। इसी असना में, क्योंकि उस वक्त तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मेरी तनख्वाह थी 750 रुपीज़। 10 रुपये एक साल के बाद इंक्रीमेंट था। कुछ पैसे मैं माँ को भेजता था, कुछ पैसे मैं अपने पास रखता था, उसमें गुजारा करता था। या टीवी स्टेशन ज़रूर जाना हमने, वहाँ जाके फिर वही खड़े हुए। तो एक दिन मैं ऐसे ही गया गेट पे, तो एक सिक्योरिटी इंचार्ज थे वहाँ लंबे से, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अगर वो ज़िंदा हैं तो, और उनको सेहत दे। वो अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ, और मैं उनकी बात का मैंने माइंड नहीं किया, इसलिए कि हो सकता है कि उस इंसिडेंट्स की वजह से अल्लाह पाक ने मेरी लाइफ के अंदर ब्रेक थ्रू लाना था। कोई ना कोई इंसिडेंट ज़रूर आता है आपकी लाइफ के अंदर। हादसे ऐसे ही नहीं होते। जी, हादसे ऐसे नहीं। तो मैं जब ऐसे इंटर हुआ हूँ तो ये आ गए मेरे पास, वो किधर जा रहे हो, इधर आओ, किधर जा रहे हो। वो लंबा तड़ंगा हुआ। मैंने कहा मुझे ड्रामों में काम करने का शौक़ है, रोड़ी से आया हूँ मैं, भाई आपकी मेहरबानी होगी यार, एक चांस मुझे दिला दो यार। कह रहे चलो इधर से भागो, चलो इधर से। चांस ऐसे नहीं मिलता, पहले एडिशन होता है, पहले एडिशन पास करो, उसके बाद फिर तुम्हारे को ये बुलाएंगे चलो इधर भागो, चलो। तो मैंने कहा कि यार मेरी बात सुनो। उसने मेरा बाजू पकड़ा यहाँ से, मैंने उसको यार कहा, उसे गुस्से से मेरा यहाँ से बाजू पकड़ा और मुझे ज़ोर से ऐसे करके धक्का दिया। तो चलो इधर से भाग जाओ, मुझे यार कहते हो, भाग लो इधर से। मैं गेट के पास जाके गिर गया। ऐसे करके मैंने देखा उसकी तरफ, तो है लंबा तड़ंगा बंदा खड़ा हुआ। मेरी आंखों में ना आंसू आ गए उस वक्त। मैंने कहा यार कैसा आदमी है। बहरहाल जब मैं उठा, कपड़े वपड़े झाड़ के, और मैं आंसू साफ़ किए, बाहर आके घास पे ऐसे आके बैठ गया। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या दुनिया है, क्या करते हैं ये, कब मेरी बारी आएगी। बस वो सूरज गुरूब हुआ तो मैं वहाँ से फिर चला गया घर। दूसरे ही दिन अल्लाह पाक ने देखो कितनी जल्दी मेरे उन लफ्ज़ों की कबूलियत करनी थी, कि दूसरे ही दिन मेरे पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई मेरे अंदर
कि मेरे सामने ना एक गाड़ी आई, वहाँ से रैंप बना हुआ था, वहाँ गाड़ी स्लो होके जाती थी। मैं देखा गाड़ी आई तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये शरीफ आदमी लग रहा है मुझे, इससे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मुझे याद है उसका ड्राइवर जो है ना कैप पहना है, वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ था। तो उसका नाम पिंजारो उसका नाम था, फौत हो गया बेचारा, अल्लाह उसको भी जन्नत में आला मकाम दे। अभी मैं उसका पूरा नाम बताता हूँ। तो मैं ऐसे सामने आके ना ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे हाथ करके, और मैं ऐसे कब आ रहा हूँ कि कहीं मारे नहीं हुए। छोटी सी एज थी मेरी, ये 79 की बात है, कराची आने के 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो उन्होंने मुझे शीशा से उतारा, पीछे बैठे हुए थे, शीशा उतारा, चश्मा लगाता था, ऐसे करके मुझे देखा, अब आई ना जी कह रही। तो मैंने उसको मां चौधा मुंहिंजो नालो अरशद महमूद आहे, ऐं रोड़ी खाए ऐं मूंखे ड्रामनि में कमु करण जो शौक़ु आहे, महिरबानी करे मूंखे हिकिड़ी चांस ॾियो। तो मुझे कहने लगे कि पहले कभी कोई काम किया? मैंने कहा स्कूल में किया ड्रामों में। चंगो भला अंदर अच, अंदर अच। मैं जैसे अंदर गया फिर वो बंदा सामने आ गया, ओए तुम फिर आ गए हो? मैंने कहा भाई वो जो साहब जा रहे हैं ना, मुझे उन्होंने बुलाया, वो देखो साहब जा रहे हैं। चलो हो बस अल्लाह लोग आदमी है भाई, जिसको दिल करता बुला लेते। लबे लुबाब ये कि उन्होंने मेरी पास बनाया और कहने लगे जाओ अंदर चले जाओ उनके कमरे में। मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो, मुझे क्या पता है कौन सा कमरा उनका। तो उनके पीए को बुलाया, रहमत, वो आज भी जिंदा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। रहमत को बुलाया तो रहमत पहला शख्स है जो मुझे वहाँ से गेट से अंदर लेके गया। प्रोग्राम मैनेजर साहब ने मुझे बिठाया, गर्मियों के दिन थे, ठंडा वंडा पिलाया मुझे। तो मंजूर कुरैशी साहब उस ज़माने में बड़े हिट चल रहे थे, हीरो में भी और डायरेक्टर में भी। तो उनको कहा कि मंजूर कुरैशी के पास ले जाओ बच्चे को। तो मंजूर साहब शीशे में ना कोई देख रहे थे, कुछ बाहर कुछ हुआ था, कोई हंगामा हुआ था, इलेक्शन के दिन थे वो। तो नॉक किया तो कहते यस सर वो बुलो साहब ने भेजा, नया बच्चा है, इसका ऑडिशन ले लें। ओके ओके फाइन, व्हाट्स योर नेम? थोड़ा सा नाम तक याद आया मुझे, मैंने कहा नाम ही पूछ रहा मेरा ही। तो मैंने कहा सर अरशद महमूद। ओके ओके हैव अ सीट। मैं खड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आई कहा क्या उसने। तो मैंने कहा यस सर, यस सर, रोड़ी, बिल्कुल सर रोड़ी खाई आए हुए। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। बैठ गए। अब बातें तो शुरू हुई। उन्होंने स्क्रिप्ट निकाला, निशान लगा के मुझे दिया, 2:30 बजे आ जाओ और आके ये सुनाओ मुझे। ऑडिशन दिया इन्होंने, कहा जी कल आके, कल या उनका परसों आके और शूटिंग आपकी 11 बजे आ जाए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि साईं एक पास बना दे, अंदर आने जाने की थोड़ी वो हो जाए, क्योंकि अंदर नहीं आने देते। उन्होंने मुझे वीक का पास बनाया। अब बिला वजह मैं बगैर काम के अंदर आ जाया करूँगा, आके कैंटीन में बैठ जाऊँ, सबको देखूँ फनकारों गुजरती ये जा रहे हो जा रहे, बिला वजह सलाम ठोकूँ, सलाम अलैकुम, चाय पी ली। 2-3 दिन बाद आपने मुझे चाय, मतलब दोस्तियाँ भी यहाँ से शुरू हो गई। शूटिंग पे आए, सुबह को 10 साढ़े 10 बजे मैं आ गया। तो रात के 10:30-11 बजे मेरी बारी आई शूटिंग की, 16 दिन से बैठे हुए। उसका मुझे जो उजरत मिली, चेक जो था वो 70 रुपीज़ का मिला था। किरदार उसमें यह था कि आप मेरे पड़ोसी हैं, आपका ख़त जो है ना गलती से मेरे घर पे आ जाता है, तो मैं वो ख़त लेके और आपके घर जाता हूँ, दरवाज़ा नॉक करता हूँ, कट अंदर से कह रहा अदा माँ फलाणो, अच्छा सही खैर है, अदा माफ़ को जो तव्हां जो ख़त मुझे घर में अची वियो, बाबा खैर आहे, वॾी महिरबानी बाबा, लख लाइक। पोस्टमैन बना देते हैं कहीं मुझे चौकीदार बना देते हैं, कहीं क्या बना देते हैं। मैंने कहा यार भाई ये बनने के लिए थोड़ी आए, आप इंतज़ार हो रहे हैं। एक चांस मिला, वो केली साहब प्रोग्राम कर रहे थे वींझार। आज अभी जो प्रोग्राम चलता है ना परख, उसका पहले नाम था वींझार। एक वो नीलाम घर चलता था तारिक अजीज़ साहब का, एक ये सिंधी में ये था वींझार। इसके अंदर भैया एक गाना मुझे मिला, गाया अल्लाह का नाम लेके। वो इस तरह से करते करते आगे बढ़ते रहे। शहजाद खलील मरहूम जो है ना, वो नए ट्रांसफ़र होकर आए थे कुछ साल बाद यहाँ पे। उनको पता चला कि मुझे गाना भी आता है, तो वो और मैं हम लोग ना फुर्सत में बैठ जाते थे कमरे में। तो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ, चहचटो सिंधी का, क्योंकि उस ज़माने में 7 रंग नया 7 रंग था। हाँ, जो शुएब मंसूर करते थे ना, 50-50 उन दिनों बड़ा हिट था। तो उन्होंने कहा कि वो इसको सिंधी में करो, तो उसका नाम रखा चहचटो। चहचटो का मतलब खिल भोग, हंसाना,
मतलब मनोरंजन, वो शुरू हुआ तो अभी पहले दिन की शूटिंग शुरू हो रही है, छोटे छोटे स्किट्स वो उसमें। तो सेट पे होता है ना कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप पहला अपना इतना बड़ा सीरियल शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपका सीनियर हूँ, मैं चला गया हूँ सेट पे। ये पहले बड़ा होता था, एक दूसरे का छोटे बड़े का एहतराम बहुत होता था पीटीवी के अंदर। ये चीज़ें हमने वहाँ से सीखी हैं, टीवी से हमने बहुत कुछ सीखा है, पाकिस्तान टेलीविज़न से। ये आए तो सारे खड़े हो गए, तो इन्होंने मंजूर साहब से कहा कि इस बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको ट्राई करो एज ए सिंगर। अच्छा। तो उन्होंने कहा यस सर, यस सर। बस उसी दिन की बात है, मंजूर साहब ने कहा चलो ऊपर कमरे में चलो भाई। फ़तेह अली म्यूजिक डायरेक्टर और आशिक अरबानी साहब सारे मुँह पर गए। तो मंजूर साहब ने फटाफट जनाब एक पैरोडी लिखी। उस ज़माने में नया नया गाना हिट हुआ था, वन वे टिकट, मेरा ख्याल बोनियम ने गाया, बड़ा हिट हुआ था उसमें। इसके ऊपर जनाब मंजूर साहब ने लिखा कि घर दामाद कैसे फंस जाता है अपने ससुराल में। अच्छा। बस जी फटाफट वो गाने को रिकॉर्ड करवाया, उसको पिक्चराइज करवाया। कहते वसीले बनते हैं। अब अल्लाह ताला ने मुझे वो गाना हिट करा दिया। वो गाना जो हिट हुआ है, तो भैया जब वो प्रोग्राम चलता था, मुझे याद है 6:10 पे, तो होटलों में बाराड़ी में ना इंटीरियर में होटलों पे टीवी होते थे, घरों में हर बंदे के घर में टीवी नहीं होता था। तो सारे लोग जिस टाइम ये चैचिटो आता था तो सारे जनाब बैठ जाते थे। तो शिकायतें आती थी कि जिस दिन चैचिटो आता है जी, ये इतने की चाय है और 8 आने की या 12 आने की चाय है, ये इतने, हाँ ये महंगी कर देता है। क्योंकि लोग उठते नहीं थे, चाय के चक्कर में बैठ जाते थे, पूरा प्रोग्राम देख के उठते थे। कोरोना में आजकल बांस महंगा हुआ है। अच्छा, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो एक बड़ा ब्रेक, नो डाउट सही है, लेकिन सिंध लैंग्वेज वालों के लिए आप माशाल्लाह बहुत हिट थे। लेकिन नेशन वाइड तो अमजद बॉबी साहब का जो गाना था पहला, हाँ नहीं अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं, अभी तो मैं सिंध की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो 7 साल मैंने सिंधी में गाया है। 79 से 85 जी, 7 साल तक मैं सिंधी गाया, मुझे किसी ने उर्दू में आने नहीं दिया। कोई आने नहीं देता था उर्दू साइड पे, इक्का दुक्का को प्रोग्राम। लो ऐसी मोनोपोली कि आप सोच नहीं सकते। बहरहाल जी 6-7 साल मैंने नहीं गाया, इक्का दुक्का को बीच में अपना कोई उर्दू गाना मैंने किया तो किया, अदरवाइज नहीं। म्यूज़िक का जो प्रॉपर प्रोग्राम होता है वो मैंने किया था रंग तरंग। रेहान आज़मी हमारे जो शायर हैं, उन्होंने मुझे आरिफ राना साहब से मिलवाया था। तो उन्होंने कहा कि राना भाई ये अरशद महमूद है और उर्दू स्पीकिंग है और सिंधी में 6-7 साल हो गए गा रहे, तो उनको उर्दू में ट्राई करें। तो न्याज साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, न्याज अहमद साहब और राना साहब, इन्होंने पहला ब्रेक मुझे दिया रंग तरंग के नाम से, और उसमें मेरे गाने थे, 3 गाने थे मेरे। उस प्रोग्राम का नाम था अहदे वफ़ा। वो स्क्रॉल नहीं, वो नहीं चलता था अपना, दिखाते थे कि 6:10 पे ये प्रोग्राम आएगा, तो वो अहदे वफ़ा मेरी तस्वीर बनी है प्रोग्राम का नाम। आपकी खैर बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना, फिर मुझे आगे फिर मिलते गए प्रोग्राम, उर्दू की फिर लाइन लगी। यानी कि सिर्फ टीवी के लिए उस दौर में आप काम कर रहे थे? टीवी के लिए कर रहे थे, और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि उर्दू का म्यूज़िक का जिसमें मैं ना हूँ। नीलाम घर में मुझे आज तारिक अजीज़ साहब इंतकाल हो गया। मैं बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब करे। मैंने उनके साथ जो है ना, पहला उन्होंने मुझे पहली दफ़ा एज ए सेलिब्रिटी मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। इतने गाने में गा चुका था, देखिए तो कड़ी से कड़ी मिलती है। अब वो मेहमान की हैसियत से मैं नीलाम घर में आया हूँ, तो वो गाना जो था ना रेहान आज़मी का, कि जीना मरना प्यार में कैसा, इश्क ने पहचाना है, प्यार को तुम आज़ार ना समझो, प्यार तो एक ख़जाना है। बड़ी अच्छी धुन थी उसकी, क्योंकि मैं स्टार्ट जब किया तो मैं किशोर दा को सुनता था, तो मैं फॉलोवर भी किशोर कुमार साहब का ही हूँ। मेहदी हसन खान साहब को सुनता था और अमानत अली खान साहब को सुनता था, मैं ग़ुलाम अली खान साहब को फॉलोवर में उनका था, कि शायद हो सकता है मुझे उनके गाने ईजी लगते थे, ये इनके गाने मुश्किल होते थे। तो वो गाने की असाई कुछ ऐसी थी कि जीना मरना प्यार में कैसा, इश्क ने अब पहचाना है,
प्यार को तुम आज़ाद न समझो, प्यार तो एक खजाना है, जीना मरना प्यार में कैसा इश्क ने अब पहचाना। ये गाना सैयद नूर साहब को पसंद आ गया। आए नूर साहब यहाँ एक 5 स्टार होटल में आकर ठहरे, तो नूर साहब नई फिल्म बना रहे थे कसम, उसमें काफ़ी लोग उन्होंने नए लिए थे। मैं पहली दफ़ा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज ए प्लेबैक सिंगर। इरम हसन पहली दफ़ा उसमें हीरोइन, सलीम शेख पहली दफ़ा उसमें हीरो, सैयद नूर पहली दफ़ा एज ए डायरेक्टर। बहरहाल जी मुझे कह लगे कि आपने लाहौर आना पड़ेगा आपको, अरशद मियाँ। तो मैंने कहा सर मैं तो लाहौर में किसी को जानता नहीं, तो मैं कहाँ रहूँगा? तो कहने लगे वो हम खुद इंतज़ाम करेंगे आपका, फिक्र ना करें। तो नूर साहब ने मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह मुझे रखा अपने घर में, नरगिस ब्लॉक वाला घर, तो 404 नरगिस ब्लॉक, मुझे आज भी याद है। कैसे गए थे आप कराची से? यहाँ से मैं ट्रेन पे गया था। शादी हो गई किसी उस वक्त? मेरी शादी हो गई थी, मेरी शादी 85 में हो गई थी। मैं 87-88 में गया हूँ वहाँ लाहौर। हाँ बाई ट्रेन गया था, और मुझे उनका छोटा भाई कासिम आके लेके गया था। ए बैच के साथ मैंने काम किया वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बहरहाल जी नीचे आए, बैठे, रिहर्सल हो रही है। पहला गाना मेरा और महनाज बीबी का, अल्लाह ताला उनकी भी करी के रहमत फरमाए उनको। तो अमजद बॉबी, रियाज़ुर रहमान सागर, अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नत में आला मकाम दे। वहाँ पे रिहर्सल हुई, तो AM स्टूडियो में इसके गाने की रिकॉर्डिंग, तो महनाज ने अल्लाह उनको करी के रहमत, उन्होंने मुझे कहा कि अरशद मियाँ फिक्र नहीं करना, कोई अगर लाइन भूल जाओ तो कोई बात नहीं, दोबारा करना, फिक्र नहीं करना। कई सीनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, हाँ मुझे हौसला दिया। सीनियर आर्टिस्ट बहुत कम इस तरह का हौसला देते हैं, वरना कहते हैं भाई ज़्यादा गलतियाँ नहीं करना भाई। बहरहाल जी अल्लाह का नाम लेके वहाँ गाना शुरू हुआ, बड़ा ही खूबसूरत गाना। गाने के बोल थे कि ओ मेरे साथी आज न करना हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल, साथ जिएंगे साथ मरेंगे एक दिन या 100 साल, तेरे प्यार की कसम दुनिया छोड़ देंगे हम, ओ तेरे प्यार की कसम दुनिया छोड़ देंगे हम, ओ मेरे साथी आज न करना हमसे कोई सवाल, हमसे कोई सवाल। ये गाना था, और अब यकीन करो मैं वहाँ गाते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब भी मैं ये ऐसा कोई भी गाना आता है ना, जब कोई सुरीला, तो आंखें भर आती। सुर का मारा जो भी होगा ना शक, तो वो जाके से टकराएगा। बड़े बड़े लोग आए थे सुनने के लिए कि जी, क्योंकि सैयद नूर साहब जो हैं वो एज ए राइटर तो बहुत हिट थे ना, तो एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म बना रहे थे वो। तो सारे असलम नाथा साहब और पता नहीं कौन कौन लोग आए थे कि यार वो कराची में मुड़ा आया नवा सिंगर, उन्होंने बुलाया प्लेबैक, तो चलो सुन के आइए कैसा गांदा बच्चा। तो सुनने के लिए आए थे। एक गाने को ना उन्होंने ड्रॉप किया, वो गाना बड़ा खूबसूरत, मैंने रिहर्सल की, टिका के मैंने रिहर्सल की। बहरहाल जी अमजद बॉबी साहब को जब कहा कि गाना रोक दें, वो गाना कौन सा था वो मैं आपको भी बताता हूँ। अमजद बॉबी साहब और रियाज़ुर रहमान सागर साहब एक और फिल्म कर रहे थे जावेद शेख साहब की, तो दिन में इनका काम कर रहे थे, शाम को उनका काम कर रहे थे। तो ये एवेन्यू स्टूडियो गए, तो वहाँ उनका काम कर रहे थे। तो जावेद शेख साहब ने कहा कि यार बॉबी साहब इस सिचुएशन पे भी एक गाना चाहिए मुझे, ये सिचुएशन है। तो कहने लगे शेख साहब एक गाना बड़ा ज़बरदस्त शाहजी के पास है, अगर वो गाना आप ले लें, आपकी दोस्ती है, आप वो गाना ले लें, वो गाना हिट गाना है। कहने लगा अच्छा मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने सलाम तो की, तो शाहजी से कहा शाहजी आपको पता मोमिन आदमी। शाहजी से कहा कि शाहजी वो गाना जो आपने रोका है ना बॉबी साहब का, वो मुझे दे दें, मैं अपनी फिल्म में कर लेता हूँ, आप आगे और कर लेना। तो वो जावेद शेख साहब की बड़ी इज्जत करते हैं नूर साहब, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं शेख साहब, वो गाना आप ले लें। अब इनकी टीम के अंदर कुछ सिंगर और चाहिए थे, मैं इनकी टीम में नहीं था उस वक्त। तो होता है ना, इन्होंने मुझे हो सकता है उस लिहाज से मुझे नहीं सुना उन्होंने कि ये हमारे किसी काम आ सकता है, ये अभी नहीं आया मैं इनके काम। बना बनाया गाना उधर चला गया।
और वो गाना उस वक्त उनकी टीम के अंदर तहसीन था, अच्छा अच्छा। तो वो गाना तहसीन ने गाया। अब वो गाना कौन सा था? नो 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 नो, वो गाना था दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। ये गाना तहसीन ने गाया। अब तहसीन ने पहले भी बहुत सारे गाने गाए थे, लेकिन तहसीन का इस तरह से नाम नहीं हिट हुआ था जिस तरह से इस गाने के बाद जो है ना पहचान बनी। मैंने इससे पहले कई गाने गाए थे, लेकिन मेरा उस तरह का नाम नहीं था जिस तरह का मैंने घूंघट के गाना गाने के बाद मेरी पोजीशन बनी। तो एक लाइफ में ब्रेक थ्रू आता है, तो ब्रेक थ्रू आया उसकी लाइफ में। वो गाना तहसीन ने गाया। तहसीन का गाना वो जनाब फिल्म मुश्किल के अंदर था, सुपर हिट। वो फिल्म देखने के लिए पहला शो अजीज़ मेमन साहब की फिल्म थी, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अजीज़ मेमन साहब हैं बल्कि। तो हम लोग पहला शो देखने के लिए गए, तो वो बहरहाल जी वो फिल्म वहाँ चली और ये गाना हिट हो गया। तो तहसीन जावेद जो है ना मार्केट में एक नए प्लेबैक सिंगर की हैसियत से हिट आ गए जनाब सामने। हमारी फिल्म चूँकि इतनी चली नहीं, तो वो गाने आए नहीं मार्केट में। तो एक ज़माना था जब मैं हीरो बनने के लिए आया था, तो मुझे किसी ने हीरो नहीं समझा। जब मैं एज ए सिंगर इस्टेब्लिश हो गया, तो अब मुझे एक चांस मिला हीरो का। रात के कोई 1:30-2 बजे मुझे बुलवाया असल मनाथा साहब ने अपने घर पे, सोल्जर बाज़ार वाले घर। मैं गया तो जनाब वो सारे हार वाले लड़के खड़े होते। मुझे याद है उस दिन अंदर ड्राइंग रूम में मोहसिन हसन खान साहब भी बैठे हुए थे, हाथ डाल रहे। रमज़ान नाता साहब ने मुझे गले लगाया, बस आज से तुम हमारे हीरो आज के दौर के। तो मंजूर साहब ने एक बात मुझे की, कहने कि अरशद मियाँ, हीरो की लाइफ के अंदर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो उसका घर का किचन चलाती हैं, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। ये आपकी फिल्म लाइब्रेरी में रखी जाएगी। उसकी शूटिंग करवाई। पहले उस फिल्म के हीरो थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, तो वो उस टाइम बहुत बिजी थे। मैडम शमी वारा की फिल्म करने के लिए जा रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा मैं तो 1.5-2 महीने बाद आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो महीने में फ़िल्म ख़त्म करनी, शूटिंग ख़त्म करनी। तो वाकई यही हुआ, 1.25 महीने में मैंने अपनी शूटिंग कंप्लीट करा दी, आउटडोर सारी। उसके बाद जनाब ये 92 में फ़िल्म लगी है, तो उसमें बाजे फाड़ दिए। तो 2 निगार अवार्ड मिले मुझे। नूर साहब ने कहा कि अरशद से कहा कि यार इस सिचुएशन पे कोई गाना जो है ना बनाओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि एक फोक धुन है, सिंधी में गाया हुआ काफ़ी सिंगर्स ने। तो मैंने वो गाना सुना था मंजूर सखीरानी साहब से। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये गाना हमारे सखर के एक सिंगर हैं बरकत भट्ट, उसने सबसे पहले ये गाना गाया था। तो उन्होंने बताया फलां फलां, तो मैं नूर साहब को वो धुन सुनाई मैंने। उन्होंने कहा ये तो सब आपके फंक्शंस जो हुआ करते थे, ये तो आपने बताया ना लाहौर वाला टाइम, जो वहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग्स की और शोज़ की, उस पर भी बात करेंगे। कराची में ज़ाहिर बात है आप रहते थे, तो उसके शोज़ कराची में 90s और अर्ली 2000 में बहुत शोज़ हुए। बहुत। तो मैं आपसे पूछूँगा, ये बताएगा आपकी फैमिली में, आपने बहन भाइयों को बताया, बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 मेरे बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है माहीन अरशद, वो मैनचेस्टर में रहती। मैनचेस्टर से एक 50 मिनट की ड्राइव पे एक शहर है। और दानियाल अरशद जो है वो आजकल बेचारा थोड़ा सा फंसा हुआ है वहाँ पे फ़्लाइटों की वजह से, अपना ह्यूस्टन में। अच्छा, तो वो वहाँ पे क्या करते? वो फर्स्ट टाइम गया था ह्यूस्टन घूमने के लिए, हम लोग वहाँ थे। तो यहाँ अकेला था, तो कह रहे पापा हम लोग, मैं भी आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ। मेरे 2 ही बच्चे। पहली आपकी साहबजादी? पहली साहबजादी है, छोटा बेटा है। तो ज़्यादा प्यार किससे? मेरा दोनों से है ऐसे, दोनों से ज़ाहिर है। मेरे दोनों मेरे बच्चे मेरे लिए एक जैसे। और वो अभी इंशाल्लाह दानियाल आ जाएगा, जल्दी आएगा। अभी फ़्लाइटें शुरू नहीं हुई, वो हर 2 वीक के बाद वो टाइम दे देते हैं कि फ़लाँ डेट। तो जैसे फ़्लाइटें शुरू होती फिर शोज़ के बारे में जानता हूँ, आपके यकीनन शोज़ के मैनेजर भी होंगे, सारी डील करते होंगे। तो अरशद महमूद को जब इतने बड़ी जगहों पर बुलाया जाता होगा, तो कराची का एक पैटर्न था जो कहते हैं एक बड़ा मायूब सा था कि कुछ बड़े स्टार्स को खास फ़ोन कॉल करके बुला लिया जाता था, उनको जाना पड़ता था। 90s अर्ली 2000 की माहौल रहा, तो कभी आपको ये चीज़ झेलनी पड़ी? तो खास फ़ोन देखो भैया, कराची के अंदर रहना है तो प्यार से रहना है, सब लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। तो जब भी बुलाते थे भाई मैं जाता था। मुआवजा मिलता था? यार सिर्फ मुआवजे को आप पैसों में ना तोले कि जी एक लिफाफा दे दिया तो वो मुआवजा है। मैं सिर्फ पैसा जो है ना, पैसे को अहमियत नहीं दी। अगर मैंने पैसे को अहमियत दी होती ना भैया, तो फिर मैं भी पता नहीं कहीं से कहीं होता। लेकिन प्यार करने वाले जो है ना मेरे, वो कम हो जाते हैं। फनकार बेशुमार है,
लेकिन ऐसी मोहब्बत जो है ना, जो मेरे मौला अली पंजतन पाक ने मुझे दी हुई है, ऐसी मोहब्बत बहुत कम फनकारों को मिली है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़ा आदमी, वो खड़े होकर मिलता है मुझसे, और ये मेरी माँ की और मेरी बीवी बच्चों की दुआएं हैं कि, और ये मोहब्बत जो है ना बहुत कम लोगों को मिली हुई है। अच्छा अर्शद भाई, एक चीज़ और, 90s का दौर म्यूज़िक, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत दिया, पॉप हो या फिल्मी म्यूज़िक हो। 2000 में जब फैसिलिटीज़ आ गई, डिजिटल आ गया, कंप्यूटर आ गया, सब चीज़ें आ गई, एनालॉग से डिजिटल ट्रांसफ़र हो गए, म्यूज़िक खुद लाइन लग गया। क्या वजह थी? फैसिलिटी के बाद तो मज़ीद एक्सेल करना चाहिए था, हुआ क्या? भैया पता है, जब एक आदमी सीख कर आ रहा है और बड़ी मारे खा कर आ रहा है, और एक बच्चा जो है ऐसे आया है, उसकी पीठ के पीछे एक बड़े आदमी का हाथ है, हाँ वो उसका बाप हो या उसके बाप का दोस्त हो, अरे आपका बेटा अगर वो 25% भी गा रहा है ना, तो उन्होंने उसको 65% कर देना। अरे माशाल्लाह क्या अच्छा गा रहा है, अरे खालिद भाई क्या बेटा आपका गाता है भाई, अरे यासिर भाई क्या बेटा आपका गाता है, इसको तो भाई आपका गाना मैं कर रहा हूँ। वो उसका गाना भी कर रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, और उसको सुबह से लेकर रात तक चला रहे हो, तो उसमें तो हिट होना है ना भाई। हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं है सिवाय दुआओं के, और जो दुआएं होती है ना, देखो सिफारिश एक दफ़ा चलती है, आगे आपने अपने टैलेंट से आगे बढ़ना है। अच्छा अर्शद भाई, एक चीज़ पे और रोशनी डालिए। आज इंडस्ट्री का बड़ा आर्टिस्ट भी, मैं नाम लेता हूँ, सजाद अली साहब हैं, आप हो गए, और 2-3 लोग हैं, माजूद के साथ कोई नई धुन तख्लीक नहीं दे पाए पिछले 15-20 साल। अब आप लोग भी शायद अपने ही कवर्स गा रहे हैं, सजाद भाई भी अपने ही कवर्स गा रहे हैं आज भी, अगर उनके यूट्यूब चैनल पे भी है, तो उसकी क्या वजह है? नई धुनें तख्लीक मैं आपको बता दूँ, उसकी वजह ये है कि देखो, एक दौर था कैसेट का, कैसेट रिलीज़ होता था, बिकता था। आप कैसेट कंपनी के मालिक हैं, आपने लाखों रुपया खर्च किया कैसेट रिकॉर्ड करने में, पूरे प्रोसेस में कापियाँ बनाई हैं, तो आपने अपना लाखों रुपया निकालना भी तो है ना भाई, आपने भी तो अपनी रोजी रोटी कमानी है ना। तो जब आप देखेंगे कि यार ये कैसेट तो बिक ही नहीं रहे, अब कैसेट का दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ, सीडी आ गई। अच्छा सीडी का दौर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद यूएसबी आ गई, छोटी सी सिम आ गई, सिम के अंदर आप हज़ारों गाने डालते हैं, और रक्शे वाले जो है अपने रक्षा स्टार्ट कर देते हैं, वैगनों वाले वैगन में लगा देते हैं, गाड़ियों वाले उसमें लगा देते हैं। वो भाई वो क्यों लेंगे सीडी आपकी, इतना पैसा खर्च करके सीडी रिलीज़ होती है, सीडी रिकॉर्ड करके रिलीज़ करते हैं, 1 घंटे बाद आप नेट पे ले लें गाने, तो उनको आपकी जो है ना कुछ नहीं, उसका जो सुनने वाला है ना, उनको आपका इनले कार्ड नहीं चाहिए, जो ऊपर का कवर है उसको गाना चाहिए, वो गाना डाउनलोड कर लेगा। तो फिर बताइए, वो जो कंपनी वाला है वो क्यों आपके ऊपर इतना पैसा खर्च करके आपका सीडी रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा ना। तो लेकिन आर्टिस्ट को ज़िंदा भी तो रखना है अपने आप को, तो हमें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए देखो हम फंक्शन करते हैं, तो कब तक हम अपना एक गाना कितने साल तक गाते रहेंगे, ठीक है, तो हमें नए गाने भी देने, तो हम फिर अपने नए गाने खुद बनाते हैं। जिस तरह से भी आपने कहा सजाद अली कर रहा है या मैं कर रहा हूँ या और दूसरे सिंगर कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि मौला ने भी हमारी आवाज़ के अंदर इतनी हिम्मत दी हुई है, इतनी खूबसूरती अभी तक रखी हुई है कि हम आज भी आपको गिनती के सिंगर मिलेंगे जो लाइव गाते हैं, वरना सारे जो है लिपसिंग करते हैं ज़्यादातर, हम लाइव गाते हैं और प्रेफर करते हैं लाइव गाने को। अच्छा अर्शद भाई, अभी कोरोना ने एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में क्या असर डाला? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त, एक छोटा फनकार है, जो गरीब आर्टिस्ट है, जो बड़ा फनकार है उसको प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मतलब आतिफ असलम हो गए या बड़े फनकार राहत हो गए, सजाद हो गए, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे फनकार हैं, जिन्होंने रात को 1-2 फंक्शनों में एंट्रियाँ मारनी है, और जिन्होंने रात को एक बैंड बजाना है और सुबह जाके घर में उन्होंने अपनी मिसेस को पैसे देने के, ये लो भाई, फिर उनका रोज़ी रोज़गार चलेगा, उनके घर के कारोबार चलेंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जगह जगह कह के थक चुका हूँ, और अब जाके इस बजट के अंदर मैं सिंध गवर्नमेंट के एक बंदे से मैंने कहा, यहाँ तक कि मैंने चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, ये मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्तों में से, और मैं बहुत प्यार करता हूँ इनको, इनके साथ बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुजरा हुआ है, आगे भी गुजरेगा। लेकिन कोरोना ने इनको भी
इतना बिजी कर दिया कि इन लोगों के पास भी टाइम नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देता, किसी को वो मैं मुजरिम नहीं ठहराता किसी को भी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, आप कम से कम आर्टिस्टों के लिए पॉलिसी बनाते, जो गरीब लोग हैं। आपने आर्ट काउंसिल को थोड़े से थैले दे दिए और कुछ लोगों के आपने वो दे दिए 15-15 हज़ार के चेक दे दिए ईद पे, और छोटे छोटे थैले दे दिए। भाई वो एक जो छोटा सा थैला है वो कितने दिन खाएंगे? पिछले 4 महीने से सारे आर्टिस्ट जो है घर पे बैठे हुए हैं। अब जाके इस बजट के अंदर जो है अल्लाह पाक ने सुनी है उन फनकारों की कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने जो है वो बजट बढ़ाया है फनकारों के लिए। और हमारे प्रोग्राम मैनेजर साहब हैं मुख्तियार लगारी साहब। अच्छा सर, कोरोना के मामला का जो बोझ है ना वो आवाम पे डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब हों, अभी हाल ही में वज़ीर से पंजाब ने कहा है कि पाकिस्तानी आवाम जाहिल है, लाहौरी तो ऐसे ही है, समझते ही नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तानी आवाम जाहिल है, कोरोना पे जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या हुक्मरान बदनीयत तो बदहवास है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हम थोड़ा सा ना जब गुस्से में होते हैं तो जो लफ्ज़ कहना चाहते हैं वो लफ्ज़ हमारे मुंह से नहीं निकलता, थोड़ा सा और गुस्से वाला निकल जाता है। जो हमारी डॉक्टर हैं यास्मीन राशिद नाम है, उनसे अगर वो कहने में कोई अगर गलती होगी, उन्होंने जाहिल कह दिया, वो ये कहना चाह रही होंगी कि भाई ये समझदार नहीं है और समझ नहीं रहे इस चीज़ को। हमारी आवाम का कसूर 101% है। मैं आपको बताऊं कैसे। आपको जब एक बात बताई गई है कि यार देखो आपने मास्क का ख्याल रखना है, आपने बाहर जाना है तो ज़रूरी काम से जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी अछूत बीमारी है कि टच करने से भी लग रही है, तो आप कम से कम अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो। आप बिला वजह मत जाओ। आप देखिए की वजह ना बनो, है ना। तो जब आपको उन्होंने आपको टाइम दिया है, आपकी मुश्किल आसान की है, आपकी शॉपिंग खोली है, आपके बाज़ार खोले, तो आप उसका यार थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस रखो। आपको जिस तरह से बताया गया है, SOPs जिस तरह से बनाई गई, उनको फॉलो करो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी आवाम जो है माशाल्लाह समझदार है, लेकिन ये कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। इस तरह नहीं करना चाहिए इनको। और आवाम को देखो, आवाम की वजह से ये दोबारा से जो लॉकडाउन शुरू है, आज से दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया सख्त वाला। आप यकीन करेंगे अमेरिका के अंदर क्या है, वहाँ सख्ती है, कानून यही है, कानून के अंदर सख्ती है। मैं साईं मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कानून के अंदर सख्ती लाएँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं बाजवा साहब से दरख्वास्त करता हूँ, सख्ती लाएँ कानून के अंदर। जब तक सख्ती नहीं लाएंगे ना, ये वाकई हमारी कौम जो है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, टेढ़े तरीके से सुधरती है। जब देखिए माशाल्लाह लगता है ना, तीर की तरह सीधे होते हैं। यही लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो बैंक के अंदर लाइन में खड़े होते हैं। अपने पाकिस्तान में भी करो यार, अपने मुल्क में भी करो, अपने मुल्क से तो प्यार करो ना, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क को साफ सुथरा रखो। ये अरशद भाई इतना प्यार करने वाला अपने मुल्क से, सुना था कि 2004 में कत्ल बर्दाश्त होकर मुल्क छोड़ गए। पता क्या कि आप चाह रहे हो कि फिर वही लोग जो हैं वो जिस तरह से उस वक्त मेरे साथ हुआ था वो दोबारा से करें। तो वो दिन जो है ना मेरी लाइफ का सियाह तरीन दिन है मेरी लाइफ के अंदर। 10 मई 2004 मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा था, ये अस्करी 4 के गेट के साथ ही, जी मिलेनियम के सामने ये जो पेट्रोल पंप है। तो मैं जैसे जैसे निकला हूँ, अस्करी का गेट पास किया, 7 सवा 7 बजे का टाइम था, शाम का सूरज था अभी। तो एक गाड़ी आई है, एकदम आके मेरे सामने आगे गाड़ी लगी, तो 4-6 लोग उसमें से निकले। उन्होंने आके मेरे हाथों से दोनों फ़ोन ले लिए। मैंने कहा क्या बात है भाई, कौन है आपका? और सब पता चल जाएगा, इधर पर्स निकाल लिया, ले लिया मेरा, दोनों फ़ोन ले लिए, और मेरी गाड़ी की चाबी मतलब गाड़ी से उतार लिया मुझे नीचे। दूसरी गाड़ी जो थी जो आगे लगी थी, उस गाड़ी में मुझे ऐसे पीछे बिठा दिया, पीछे की सीट में बीच में। एक बंदा इधर बैठ गया, एक बंदा इधर बैठ गया, एक आगे बैठ गया, एक बंदा चला रहा है, मेरी गाड़ी उनका बंदा चला रहा है। और इतनी चौड़ी काले रंग की पट्टी जो है वो मेरी आंखों में बांधे हुए, यहाँ बीच में बिठा के मुझे उन्होंने मेरी गर्दन ऐसे पकड़ के, तो हैंड ब्रेक होती है ना, वहाँ पर ऐसे कर दी, वैसे बिल्कुल ऐसे। आज भी मेरे ये बाजू जो है ना, ये मेरे बाजू, ये मेरे जॉइंट आज भी प्रॉब्लम करते हैं। उस दिन से ये मेरी आँख जो है, ये मैं चश्मा लगाता हूँ, ये मेरी आँख जो है ये
ट्विचिंग करती है हल्की हल्की, इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे मारा था तो यहाँ पीछे जो चमाटे मारते थे, तो एक पीछे किसी ऐसी रग पे जाके उन्होंने जो चमाट पड़ी है ना, तो उससे वो जो देखने का जो होता है सिलसिला, वो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हुआ। गर्मियों के दिन थे तो मुझे ले जाके एक जगह उन्होंने फेंक दिया। 15-20 मिनट के बाद एक बंदा आया, उसने मेरे साइड पे जैसे है ना, इस साइड पे आके कुर्सी रखी। मैंने कहा भाई मेरी पट्टी तो खोल दो, मेरे तकलीफ़ हो रही है तो खोल दो। कह रहे भी खोल देंगे, भी खोल देंगे। कोई साहब आए, वो साहब आके बैठे और आके वो यहाँ बैठे, उन्होंने इस हाथ से मेरे बाल जो है ना ऐसे करके पकड़ लिए और इस हाथ से वो धुलाई करता था। मैंने कहा ऐसे तो तालिबान के साथ नहीं किया जाता जैसा आप एक फ़नकार के साथ कर रहे हो। मैंने कहा मैं इस मुल्क का फ़नकार हूँ, सारी ज़िंदगी अपने मुल्क से प्यार किया है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग मेरे साथ इस तरह का कसूर कर रहे हैं, ये मेरे साथ आप बिहेवियर कर रहे हैं। काफ़ी सारा कूटा उन्होंने। अच्छा, उस वक्त गवर्नमेंट थी मुशर्रफ साहब की, 2 साल हुए थे, गवर्नर लगे थे, इशरत अली बाद साहब गवर्नर लगे थे। अब जनाब उससे पहले मेरे साथ कुछ सीन हो चुके थे। मैंने कंप्लेन की, 2002 का एंड था, तो मैंने कंप्लेन की, डॉक्टर इशरत अली बाद साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जी ऐसी सी बात है, कुछ लोग जो हैं वो मुझे भी धमकियाँ दे रहे हैं और गालियाँ भी बकते हैं और ऊपर भी गालियाँ बक रहे हैं, बड़ों को भी देते हैं। तो कहने लगे अच्छा। फिर मुझे आईजी साहब ने फ़ोन किया, कह लेंगे कि अरशद भाई क्या मसला है। मैंने कहा जी कुछ पता नहीं है। तो कहने नंबर नोट किया। मैंने कहा जी नंबर नोट करके रखे हुए मैंने। कहने ठीक है, अभी आपको एक फ़ोन आता है, आप उनको नंबर लिखवाएं। बहरहाल उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस वाले दे दिए कि वो जहाँ मैं कहीं जाऊँ तो वो पीछे पीछे रहें सिविल कपड़ों में, वो मुझे फॉलो करते थे कि देखें कोई रास्ते में कोई इनके साथ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर। बहरहाल जी वो कुछ अर्सा साथ रहे, तो उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का करम है, कोई फ़ोन भी नहीं आया। तो वो हट गए। मैंने फिर वो अपना दोबारा से उसी तरह से काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद वहाँ जब वो दोबारा से मैं वहीं आता हूँ जहाँ इन्होंने मेरी ना पट्टियाँ खोली ना कुछ, उसको कह लगे कि डंडा लेकर आओ और इसको वहाँ खड़ा कर दो दीवार के साथ। तो जहाँ दीवार के साथ मुझे खड़ा किया, एक पिलर ऐसे था, एक पिलर ऐसे था, तो ऐसे मैं बीच में खड़ा, अब ना इधर हो सकता हूँ ना इधर। तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा यार मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे इतनी मोटी गाली उन्होंने बकी, तेरे चक्कर निकालते हैं। तो लिटरली मैं गिर पड़ा वहाँ, गिरा, मेरे यहाँ पे चोट भी आई थोड़ी सी। बहरहाल जो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कहीं मरमुरा जाएगा। आए और आके मुझे उन्होंने कहा कि मैंने भीख मांगी है ज़िंदगी की, वही बंदा जो लेकर आया था। कानों में आवाज़ तो रची बसी हुई उनकी। उन्होंने कहा कि अभी तुमको छोड़ रहे और इस वाक़े का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। अगर इस वाक़े का इल्म हुआ, और ये देखो ये गवाही है, ये अज़ान ये गवाही है इस बात की कि मैं इसमें 101% जो बात है वो आपको बता रहा हूँ, 1 सेकंड की भी रत्ती भर इसके तो झूठ नहीं है। बहरहाल जी उन्होंने मुझे लेके गए, गाड़ी में बिठाया। अभी भी मेरी पट्टियाँ वो नहीं खुली कुछ भी। FTC के पीछे वहाँ जाके गाड़ी रोकी उन्होंने अपनी, तो ऐसे उनकी गाड़ी खड़ी, तो इस साइड पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी इधर खड़ी है और इधर उधर नहीं देखना, सीधा अपनी गाड़ी में जाना। जब वापस आ रहे थे ना, तो वो उन्होंने कहा कि जी छोड़ने के लिए जब आ रहे थे, तो कह रहे यार ये हमारा जो बच्चा है ये आपका बड़ा फ़ैन है, तो फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात हो, तो वो आपका जो गाना हो सके तो मेरा काम करो, वो इनको थोड़ा सा सुना दें। मैंने कहा यार आपको कोई खुदा का खौफ है? इतना मेरे पे आप लोगों ने जुल्म किया है, इतना मुझे आप लोगों ने मारा है, और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है, मुझसे बात नहीं हुई, जब मेरा मुंह खुश्क हुआ हुआ है, आप मुझे कह रहे हो गाना सुना दो? खुदा तरसी करो भाई थोड़ी। और अरशद भाई कुछ नहीं होता है, एक लाइन सुना दो, बचा है, फिर पता नहीं कब इसको मौका मिले तुमसे मिलने का। अब मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये फिर कहीं मारे नहीं, फिर ना कहीं उठा ले। मैं मिस्कीन सा आदमी, मैंने हो सके तो मेरा काम करो, शाम का 1 पैर मेरे नाम करो। मैंने ये 2 लाइनें उनको सुना दी, और किस तरह से सुनाई होगी आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आँखों में मेरे आंसू थे, मैं रो रहा था, पट्टी गीली थी अंदर, और आवाज़ मेरी साथ नहीं दे रही थी। बहरहाल उन्होंने सुनना था, मैं उनको सुना के आया। वहाँ जब गाड़ी खड़ी तो मुझे कहा कि पैर बाहर निकालो, दरवाज़ा खोला। मैंने से पैर बाहर निकाला, तो कह लेंगे सामने तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, सीधा आप गाड़ी में जाना।
तो उन्होंने पीछे से पट्टी खोल के तो पट्टी को पकड़ लिया है, मुझे ऐसे पट्टी हटा के ज़ोर से धक्का दिया इन्होंने। तो मैं सड़क के ऊपर जाके गिरा। तो मैंने फटाफट ऐसे देखने की कोशिश की, मुझे कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि इतनी देर से उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरी तो हालत ख़राब, मैं वहाँ गिर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं जब उठा वहाँ से, इतना मुझे अंदाज़ा कि सामने गाड़ी थी, तो वहाँ मैं गाड़ी पे ना ऐसे ये लगा के ना छुट्टी और ऐसे सर पकड़ के और ऐसे कपकपा रहा और मैं अपने आप को कूल डाउन कर रहा हूँ। इतने में मैं गिर पड़ा, मैं सड़क पे मैं गिर गया। तो लोगों ने आते जाते देखा मुझे कि यार कोई बंदा गिरा हुआ है। तो मुझे कहा भाई क्या बात है, वो भाई क्या बात है। तो एक साहब ने मुझे जब देखा उठाया तो उन्होंने कहा भाई ये तो अरशद भाई हैं। अरे अरशद भाई क्या हुआ। वो फटाफट कहीं से पानी वानी की बोतल लेकर आया, मुझे पानी वानी पिलाया। मैंने कहा यार कोई लोग ले गए थे उठा के, मुझे नहीं पता कौन थे, तो यहाँ फेंक के गए। तो उनका घर कहाँ आपका, हम आपको छोड़ के आते। वो लड़के मोटरसाइकिल वाले जो थे, 2 मोटरसाइकिलें थी, तो उसमें से एक बच्चा मेरी गाड़ी चला रहा था, मैं साथ बैठा था। पहले हम आए वहाँ पे स्टूडियो गए कार साहब, जहाँ रिकॉर्डिंग थी, जहाँ बच्चा वो इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, मेरी तो हालत देख ले। मैं वहाँ रहता था सामा क्लासिक में। मैं घर आया तो बच्चों ने मुझे घर छोड़ा। तो मैंने बच्चों से कहा बैठो यार चाय पानी को, कहले नहीं। बच्चों ने नंबर दिए, मुझे नाम वाम लिखवाया। बस उसके दवाइयाँ वहीं मैंने इस्तेमाल की। 3-4 दिन के बाद ना मेरा पासपोर्ट आ गया, गया हुआ था ब्रिटिश एम्बेसी, तो 5 साल का वीज़ा लग के आ गया उसके। मैंने अपनी मिसेज से कहा, मैंने कहा यार मैं बाहर निकलता हूँ, मैं जा रहा हूँ लंदन, जब तक ये मामला ठंडा नहीं मैं नहीं आता, फिर ना कहीं उठा ले। लोग मुझसे पूछते हैं ना कि यार आप बहुत कम नज़र आ रहे हैं, आप आजकल टीवी पर नज़र नहीं आते। तो मैं उनको ये क्या तफसील बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ का असूल है कि आँख हो जल पहाड़ हो जल। आप थोड़ा अर्सा मीडिया से हट जाएं तो आपको फिर सालों लगेंगे उस जगह दोबारा आने के लिए। तो मैं अपने आप को अलग कर दिया, मैं लंदन चला गया। और मेरे दिल की ख्वाहिश यही है कि जिन लोगों ने मुझे उठाया था और जिन्होंने मुझे मेरे साथ जुल्म किया था, मैं उनको एक दफ़ा देखना चाहता हूँ सामने बैठ के कि इन लोगों ने किया, और मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा सर, इस पूरी सिचुएशन की किसी पूरी सूरत हाल का बैकग्राउंड और ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसी और को इल्म था? नहीं, मैंने बताया था 2005 में जब ये आए थे ना, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ लंदन के अंदर, तो ये लोग काफ़ी मिनिस्टर्स वहाँ आए थे, जिसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी हैं। तो पीजे मीर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये सुलाह में रहते थे। तो इन्होंने कुछ दोस्तों का खाना किया अपने घर पे, तो उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया, कहने लगे अरशद भाई वो आपके भी और मेरे भी दोस्त हैं, तो आ जाए खाना साथ खाते। तो मैं सुलाह गया इनके घर पे, तो इन्होंने मुझे स्टेशन से पिक करवाया। तो जब घर गया तो वहाँ पे निसार खोड़ो साहब बैठे थे। तो निसार खोड़ो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से भाई हैं मेरे, तो मैंने उनको ही सारी बात बताई थी। तो निसार खोड़ो साहब ने मुझे कहा था, कहने लगा कि अरशद भाई दुआ करो हमारी हुकूमत आए तो इंशाल्लाह इन लोगों को बेनकाब करेंगे और जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया इनसे बदला भी लेंगे। तो मैं आज निसार खोड़ो साहब वरी तव्हांखे उहा ॻाल्हि यादि थो करायां भाऊ, पीजे मीर जे घर में जेको तव्हां चयो, हाणे तव्हांजी अल्लाह जी महिरबानी सां ॿी हुकूमत आहे ऐं ॾिसो केरु माण्हू आहिनि। और मैं साईं मुराद अली शाह साहब को दरख्वास्त करूँगा, CM सिंध को, कि उन लोगों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ़ एक दफ़ा मेरे सामने वो बैठें और कम से कम इतना नहीं तो कम से कम सॉरी तो कह दें कि यार सॉरी अरशद भाई, आपके साथ जो हमसे जुल्म हो गया हमें नहीं करना चाहिए था। Assalamu alaikum. I am Sabina Awa. Please don't forget to subscribe to Mere Log.